हम बात कर रहे थे रूरल सेटलमेंट की। रूरल सेटलमेंट के टाइप्स एंड पैटर्न। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर को इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के अंदर ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो रूरल सेटलमेंट को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर, सेमी क्लस्टर एंड हेलमेटेड। तो दीज टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट एंड these are the types of rural settlement. So here we discuss about the cluster जो settlements होते हैं which are the cluster settlement और compact settlement। तो हम देखते हैं कि rural settlement या तो हमें compact मिलते हैं या हमें disperse मिलते हैं। तो जो disperse settlement है, डिस्पर्स जो सेटलमेंट है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं और जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो हमें जो देखने को मिलते हैं वो हमें प्लेन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब प्लेन एरियाज़ में क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि प्लेन एरियाज़ में फर्टाइल लैंड होती है और वाटर जो है रिवर्स अवेलेबल होती है वाटर सप्लाई के लिए। तो वहाँ पर जो बेसिक जो फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन होती है और बेसिकली जो पीपल रूरल एरियाज़ के जो एंगेज रहते हैं वो एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी में रहते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। और एग्रीकल्चर में वाटर सप्लाई और फर्टाइल लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहाँ पर लोगों का कंसंट्रेशन और सेटलमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देयर इज़ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जबकि अगर हम देखें डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलता है माउंटेनियस एरियाज़ में। माउंटेनियस एरियाज़ में डिफ़िकल्ट लाइफ होती है लोगों को। मान लीजिए एक इंसान यहाँ रह रहा है और मार्केट यहाँ पर है तो उसे बार बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ेगा। डेजर्ट एरिया में, एरिड एरियाज़ में जहाँ पर ड्राई एरिया जहाँ वाटर नहीं है, ऐसी जगह हमें डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो डेजर्ट एरिया के अंदर भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्लाइमेटिकल कंडीशन इंसानों के लिए फेवरेबल नहीं होती। एरिड रीजन होता है जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो ड्राई रीजन, एरिड रीजन, माउंटेनियस एरियाज एंड डेजर्ट एरिया। तो इन सारी जगह हम देखते हैं कि जहाँ पर प्लेटूज होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ डेंसी फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो दीज आर द टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ द सेटलमेंट। अब बात आती है कि इन सब टाइप्स और पैटर्न्स को इफ़ेक्ट करने वाले जो रूरल सेटलमेंट के जो रूरल इफ़ेक्ट जो सेटलमेंट को इफ़ेक्ट डालते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। तो रूरल एरियाज़ के या रूरल सेटलमेंट को इफ़ेक्ट डालने वाले यानी रूरल सेटलमेंट इफेक्टेड फैक्टर्स। तो रूरल एरियाज़ को इफ़ेक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स हैं दे आर वाटर सप्लाई। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई के अंदर देखना, वाटर सप्लाई के वाटर अभी मैंने बताया कि वाटर बेसिक क्या होती है, बेसिक नीड होती है। वहाँ रूरल एरियाज़ में जो पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट या कौन सी इकोनॉमिकली एक्टिविटी करते हैं, तो इकोनॉमिकली एक्टिविटी वो लोग करते हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर क्या चाहिए, इरिगेशन। और इरिगेशन का मतलब ही क्या है, वाटर। तो हमने देखा कि जो सेटलमेंट है उसको सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डालता है वो वाटर सप्लाई डालता है। इसके साथ साथ इरिगेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ जो रूरल एरियाज़ के जो पीपल हैं वो फिशिंग करते हैं। तो फिशिंग भी बिना पानी के पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा वहाँ डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो पीपल्स को
जो हम लोगों को, सब लोगों को डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी, जो कैटल रेयरिंग करते हैं उन सब के लिए भी वाटर सप्लाई चाहिए। तो ये सब जो वाटर सप्लाई के लिए वाटर जो है वो मेन फैक्टर है और इन्फ्लुएंस डालता है टोटली रूरल सेटलमेंट के। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था डैट इज़ वाटर सप्लाई। नाउ सेकंड फैक्टर इज़ लैंड। जो सेकंड फैक्टर जो रूरल सेटलमेंट पर इफ़ेक्ट डालता है डैट इज़ लैंड। अब लैंड कैसे डालता है? तो लैंड के अंदर हमने देखा कि जहाँ फर्टाइल लैंड होती है, यानी फर्टाइल लैंड होगी तो वहाँ पर जो पीपल हैं वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। वर्ल्ड में हम देखें तो जहाँ पर वाटर सप्लाई है, जहाँ पर रिवर है, रिवर के बैंक्स या लेक्स के पास या पॉन्ड्स के पास में हमने देखा कि वाटर जहाँ पर है उसी के सराउंडिंग जो रूरल सेटलमेंट या सेटलमेंट देखने को मिलता है या पॉपुलेशन वहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से लैंड में अगर हम देखें तो हम वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो फर्टाइल लैंड में सबसे ज़्यादा हमें सेटलमेंट देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ हैं वो मार्शी और जो स्वैम्पी एरियाज़ हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर करती है या फिर वहाँ पर सेटलमेंट या उसके सराउंडिंग सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमने ये देखा कि जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो जो पीपल्स हैं वो रिवर वैलीज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि रिवर वैलीज़ में फर्टाइल लैंड मिलती है, इसीलिए वहाँ पर सेटलमेंट देखने को ज़्यादा मिलता है। तो फर्टाइल लैंड या जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर स्वैम्पी लैंड को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में स्वैम्पी लैंड, ठीक है, या मार्शी एरिया साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर जो रिवर वैलीज़ को देखने को मिलती है कि रिवर वैलीज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं। जो थर्ड फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है जो रूरल सेटलमेंट को इफ़ेक्ट डालता है डैट इज़ अपलैंड। अब हम ये देखते हैं कि जहाँ पर फ्लड एरिया है, जहाँ मोस्ट ऑफ फ्लड एरिया है यानी अपलैंड। अब अपलैंड पर जो रूरल सेटलमेंट या सेटलमेंट देखने को मिलता है वो वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर फ्रीक्वेंट फ्लड आते हैं। जहाँ फ्लड आते हैं वहाँ पर लोग अपलैंड पर रहना पसंद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि फ्लड आएगा तो पानी उनका सब कुछ घर वगैरह सब बहा के ले जाएगा, इसीलिए वो लोग जो रहना पसंद करते हैं वो अपलैंड एरियाज़ पर, जिससे कि जब फ्लड आए तो उनको वाटर से प्रोटेक्शन या उनके घर की जो है प्रोटेक्शन हो सके। तो जो अपलैंड है वो देखने को मिलता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। इसीलिए हमने ये देखा कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लोग अपने घर को स्टिल्ट पर बनाते हैं। तो यानी लकड़ियों की ऐसे बनाते हैं, लकड़ियों के ऊपर बेस बनाते हैं और जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर ग्रासेस है और इसके ऊपर फ्रेम बनाकर फिर वो अपना घर बिल्ड करते हैं, फिर इसके ऊपर वो घर बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और यहाँ पर वो स्टेयर्स लगाकर और यहाँ से वो चढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो घर होते हैं वो देखने को, जैसे मेघालय में जहाँ पर हैवी रेनफॉल एरियाज़ है वहाँ देखने को हमें मिलते हैं। तो ये आई थिंक ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और आप लोगों को इनको नोट करना है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो वाटर जो रूरल सेटलमेंट को इफ़ेक्ट डालने वाला फर्स्ट है वाटर सप्लाई, सेकंड है लैंड, थर्ड है अपलैंड। अब बात आती है कि इसके बाद वाला जो फोर्थ फैक्टर है उसकी, तो हमारा जो फोर्थ फैक्टर है उसकी बात करते हैं। हमारा जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज़ बिल्डिंग मटेरियल। अब रूरल एरियाज़ में हमने देखा कि जो सेटलमेंट है उसमें बिल्डिंग मटेरियल भी इन्फ्लुएंस डालता है। अब बिल्डिंग मटेरियल कैसे डालता है, अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर सराउंडिंग जो रॉ मटेरियल मिल जाता है बिल्डिंग के लिए उसी से रूरल एरियाज़ में घर बना लेते हैं। जैसे अगर जहाँ ग्रासेस ज़्यादा मिलती है तो कच्चा हाउस देखने को मिलता है। और दूसरी बात कि अगर हम प्लेन एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर हमें ब्रिक्स इजीली मिल जाती है, मिट्टी इजीली मिल जाती है, तो ब्रिक्स बना के मिट्टी के घर मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स नहीं है तो पत्थर कम यूज़ करते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें जैसे, तो राजस्थान में जैसे मार्बल इजीली मिल जाता है तो हर घर में कॉमनली हमें मार्बल देखने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है बिल्डिंग मटेरियल पर। जहाँ पर जैसे
अगर हम मेघालय के साइड में जाएं तो वहाँ पर लकड़ियाँ इजीली मिल जाती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो घर देखने को मिलेंगे कॉमन पीपल्स के वो लकड़ी के और सिल्ट पर मिलते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल भी एक इन्फ्लुएंस डालती है रूरल सेटलमेंट को। अगर हम राजस्थान में जैसे मार्बल, अगर हम अंटार्कटिका में जाएं, आर्टिक के अंदर जाएं या ग्रीनलैंड में जाएं, ग्रीनलैंड में हमें इजीली वहाँ पर ठंडा है और एनिमल्स इजीली मिल जाते हैं, तो वहाँ इग्लू देखने को मिलते हैं जो बर्फ़ के बने होते हैं और अंदर से क्या होता है, अंदर से उसमें स्किन लगाई हुई होती है एनिमल्स की। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इन्फ्लुएंस डालती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इन्फ्लुएंस डालती है रूरल सेटलमेंट पर। अच्छा, इसके बाद में अब हमने देखा कि जो नेक्स्ट फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफेंस, कि हमने देखा कि सिक्योरिटी के पर्पस से भी बहुत ज़रूरी है कि लोग ये अपने आप को सेफ जगह रहना पसंद करते हैं, कभी भी इनसिक्योर जगह लोग रहना पसंद नहीं करते। तो हमने देखा कि जो डिफेंस के, अगर डिफेंस देखें तो जहाँ पर एरिया होते हैं जैसे फोर्ट है या जहाँ सिक्योरिटी, जहाँ लोग सिक्योर समझते हैं वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे फोर्ट के आसपास लोग मिलेंगे, फोर्ट के किलों के आसपास लोगों को रहना, रूरल सेटलमेंट मिल जाता है। दूसरा, अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो वहाँ पर अटैक होते हैं, तो वो डिफेंस के पास में या जहाँ पर मिलिट्री एरिया होता है तो उसके पास में रहना पसंद करते हैं नाइजीरिया के अंदर, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो इस तरीके से जो ये प्लान सेटलमेंट, जो डिफेंस है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब आता है जो लास्ट फैक्टर है प्लान सेटलमेंट। अब प्लान सेटलमेंट में, प्लान सेटलमेंट का जैसे वर्ड से ही पता चलता है कि ऐसे सेटलमेंट, प्लान सेटलमेंट का मतलब है कि ऐसे सेटलमेंट्स जो गवर्नमेंट सेटल करती है प्री प्लान, यानी जो प्री प्लान सेटलमेंट होते हैं, जो पहले सोच समझ के जो सेटलमेंट होते हैं उनको हम प्लान सेटलमेंट कहते हैं। अब प्लान सेटलमेंट जो है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। कौन बनाती है इसे, गवर्नमेंट। अब प्लान सेटलमेंट में अगर हम इंडिया की बात करें कि यहाँ पर कौन सा प्लान सेटलमेंट है, तो जैसे चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ है वो प्लान सेटलमेंट है। अब इसके बाद में अगर बात करें कि जैसे जो ऐसे प्लान सेटलमेंट होते हैं उनको बोला जाता है विलेजलाइजेशन। जैसे इथोपिया है, इथोपिया के अंदर इथोपिया के अंदर जो है प्लान सेटलमेंट है, ठीक है, और उसको बोला जाता है विलेजलाइजेशन। विलेजलाइजेशन का मतलब है कि वहाँ पर जो प्लान सेटलमेंट है तो वहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है विलेजलाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। तो हमने टाइप्स बात कर ली, टाइप्स में हमने बात कर ली कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स, यानी जो टाइप्स हैं बेसिकली क्लस्टर, सेमी क्लस्टर और हेलमेटेड होते हैं। उसके बाद में हमने बात करी कि इफ़ेक्ट ऑफ द रूरल सेटलमेंट। तो इफ़ेक्ट ऑफ द रूरल सेटलमेंट में 6 जो फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वाटर सप्लाई, लैंड, अपलैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, डिफेंस एंड प्लान। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंस द रूरल सेटलमेंट। अब उसके बाद में बात करते हैं हम पैटर्न्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। तो पैटर्न्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट के अंदर पैटर्न्स जो हैं बेसिकली हम 3 बेसिस पर डिवाइड करते हैं। पैटर्न, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ओके, सो रूरल सेटलमेंट जो पैटर्न्स हैं वो बेसिकली 3 बेसिस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है सेटिंग बेस, सेटिंग। सेकंड है फंक्शन। थर्ड है हमारा फॉर्म्स। सो अब डिस्कस करते हैं हम ईच ऑफ वन। सेटिंग का मतलब है कि रीफ फीचर से, कि रूरल सेटलमेंट के जो पैटर्न्स हैं वो रीफ फीचर्स, यानी जो प्लेन एरियाज़ है या प्लेटू पर हैं
तो ये लोग जो प्लेन एरियाज़ पर अलग रूरल सेटलमेंट मिलेगा हमें, प्लेटू एरियाज़ पर हमें अलग से मिलेगा। अगर हम देखें तो फॉरेस्ट एरियाज़ में हमें अलग से देखने को मिलेगा सेटलमेंट, और अगर बात करते हैं डेजर्ट एरिया में हमें अलग देखने को मिलेगा। तो हम इन सब बेसिस पर भी रूरल सेटलमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके पैटर्न्स को। अब बात करते हैं कि फंक्शन के बेसिस पर, तो रूरल एरियाज़ में अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, प्राइमरी में भी। जैसे कुछ लोग जो हैं वो फार्मिंग करते हैं, तो जो फार्मर्स हैं वो अपनी एक अलग से कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। तो फार्मिंग बेस पर कि जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो पीपल है वो रूरल सेटलमेंट सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर्स का मिलता है बेसिकली। ऐसे ही जो पेस्ट्रोल्स होते हैं वो पेस्ट्रोलिस्ट अपनी एक खुद की कम्युनिटी बना लेते हैं। तो जो खुद की कम्युनिटी बना लेते हैं तो उस बेसिस पर हम कह देते हैं कि ये पेस्ट्रोलिस्ट रूरल सेटलमेंट है या पेस्ट्रोलिस्ट पीपल है। तो आते तो प्राइमरी एक्टिविटी में, पर उन्होंने अपनी एक अलग सेटलमेंट डेवलप कर लिया, तो हम इस बेस पर भी इनको क्लासीफाई करते हैं। तो पेस्ट्रोल, और हमने देखा कि जैसे जो फिशरमैन होते हैं वो अपनी एक अलग सेटलमेंट कर लेते हैं। अब ऐसे ही आता है कि जो एक है लंबरजैक क्या होते हैं कि मलेशिया और जावा सुमात्रा, जो ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो लकड़हारे बेसिकली वो अपनी एक अलग कम्युनिटी बना लेते हैं फॉरेस्ट के पास में, जिसे हम क्या बोला जाता है, जिसे लंबरजैक। ओके, नाउ फॉर्म्स जो बेसिकली हम देखते हैं जो डेवलप होते हैं फॉर्म्स, जैसे लीनियर। अब हम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बात करें फॉर्म्स की कि किस शेप में बनते हैं, तो हमने देखा लीनियर शेप। अब बात करते हैं कि लीनियर शेप कहाँ बनता है। तो लीनियर शेप जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के यहाँ पर घर बन गए, यहाँ पर घर बन गए, यहाँ पर भी बन गए, यहाँ पर घर बन गए। तो इस तरीके से जो डेवलप होंगे उसे लीनियर कहते हैं। अब लीनियर कहाँ होंगे, या तो रेलवे ट्रैक्स पर होंगे, रेलवे ट्रैक्स। दूसरा जो डेवलप होंगे रेलवे ट्रैक्स के अलावा रिवर के किनारे पर, यानी रिवर फ्लो कर रही है और रिवर के दोनों साइड में घर बन गए। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा, डेवलप होगा, वो लीनियर पैटर्न डेवलप होगा। इसके बाद में लीनियर रिवर के पास में या फिर रेलवे ट्रैक्स के पास में डेवलप होता है। सेकंड जो है वो है रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर कैसे डेवलप होता है, तो बेटा देखिए यहाँ पर एक रोड आ रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट पैटर्न कौन सा था, लीनियर। अब सेकंड पैटर्न कौन सा है, रेक्टेंगुलर। अब यहाँ से एक रोड आ रहा है और एक रोड यूँ जा रहा है, तो ये रोड सीधा जा रहा है और ये रोड, अब इसके यहाँ पर जो कॉलोनीज़ डेवलप होंगी वो सारी की सारी ऐसे डेवलप होंगी। यहाँ पर भी कॉलोनी डेवलप हो गई या लोग रहना स्टार्ट कर दिए, यहाँ सेटलमेंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ सेटलमेंट हो गया, ये इस तरीके से सेटलमेंट हो गया, यहाँ पर भी सेटलमेंट हो गया। तो ये जो सेटलमेंट डेवलप हुआ, आप देखो ये जो सब डेवलपमेंट हुआ, ये और ये, अब ये देखिए आप कौन सी शेप बन गई, अब ये रेक्टेंगुलर शेप बन गई। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न है। अब बात आती है कि थर्ड पैटर्न, जो थर्ड पैटर्न है वो सर्कुलर पैटर्न है। अब सर्कुलर पैटर्न कहाँ डेवलप होता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो सर्कुलर पैटर्न या तो पॉन्ड्स, लेक। अब लेक या पॉन्ड्स के बीच में, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से पॉन्ड है बीच में और यहाँ पर सेटलमेंट हो गया, ये इस तरीके से सेटलमेंट हो गया। तो इस तरीके से जो सेटलमेंट होगा उसको हम बोलते हैं सर्कुलर सेटलमेंट। लेक्स पर होता है। अब कुछ जगह ऐसे हुए हैं जहाँ पर डिफेंस के तौर पर भी ये सेटलमेंट होता है। जैसे बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि बीच में तो कैटल रेयरिंग करते हैं, ये लोग अपनी अपनी कैटल बांध देते हैं और साइड में अपने हाउसेस बना लेते हैं। तो इस तरीके का जो सेटलमेंट है वो तब भी सर्कुलर पैटर्न डेवलप हो जाता है। अब आती है नेक्स्ट जो पैटर्न है, या फिर बीच में छावनी होती है और उसके पास में
सेटलमेंट हो जाता है। तो डिफेंस के पर्पज़ से, यानी कैटल डिफेंस के पर्पज़ से या पॉन्ड्स या लेक्स के पर्पज़ से जो डेवलपमेंट होगा वो होगा सर्कुलर पैटर्न। अब जो नेक्स्ट पैटर्न आता है वो है स्टार शेप पैटर्न। स्टार शेप पैटर्न कब आएगा? जब सेवरल रोड्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, यानी जो नेक्स्ट पैटर्न फॉर्म है वो स्टार शेप है। अब स्टार शेप कब होगा? जब बहुत सारे जो रोड्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और उनके बीच में, अब उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में यहाँ सेटलमेंट हो गया, यहाँ सेटलमेंट हो गया, यहाँ सेटलमेंट हो गया। तो इस तरह का जो सेटलमेंट होगा उसको हम स्टार शेप बोलते हैं। इस तरीके का जो सेटलमेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्टार शेप। तो इस तरीके का सेटलमेंट क्या होगा? स्टार पैटर्न। अब आता है नेक्स्ट जो है टी और वाई शेप। अब टी और वाई शेप कैसा होगा? मान लीजिए कि ये रोड जा रही है और एक रोड ये जा रही है। अब इसके यहाँ पर सेटलमेंट हो गया। तो इस तरीके का जो सेटलमेंट डेवलप होगा, जैसे किसी रोड, मेन रोड है और उससे किसी विलेज को रोड जा रही है, तो यहाँ पर सेटलमेंट, तो दिस टाइप सेटलमेंट इज कॉल्ड टी शेप सेटलमेंट। टी शेप सेटलमेंट। अब नेक्स्ट जो सेटलमेंट है डेट इज वाई शेप। तो वाई शेप भी सिमिलर इसी तरीके से कि एक रोड ये जा रहा है और एक रोड ऐसे जाता है। तो जब इस तरह से जो बीच में सेटलमेंट है डेट इज कॉल्ड वाई शेप सेटलमेंट। डेट इज कॉल्ड वाई शेप सेटलमेंट। तो दिस टाइप इज कॉल्ड वाई शेप सेटलमेंट। वाई शेप सेटलमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डबल विलेज सेटलमेंट। अब डबल विलेज सेटलमेंट, व्हाट इज डबल विलेज सेटलमेंट? तो डबल विलेज सेटलमेंट क्या है? डबल विलेज सेटलमेंट है, कभी कभी ओवर ब्रिजेस होते हैं या रिवर के ऊपर ब्रिज बन जाते हैं इस तरीके से, दिस टाइप। अब क्या होता है कि यहाँ पर इसके नीचे या फिर इस सराउंडिंग एरियाज़ पर सेटलमेंट, यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है ब्रिज के नीचे की साइड, और दोनों साइड अलग अलग गांव, यानी ये ब्रिज है रिवर के और यहाँ पर सेटलमेंट हो गया ब्रिज के दोनों साइड। तो इस तरह के जो सेटलमेंट होता है जो ब्रिज के दोनों साइड होता है दैट इज कॉल्ड डबल विलेज सेटलमेंट। तो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। So basically rural settlement classify on the three bases: setting, function and forms. Setting we have the plain, plateau and forest. Desert means the physical features of the country. We can classify these bases. Now function basis, on the economically activity we can classify the villages on the basis of their economically activity. For example, farming, pastoralists which are the rearing their cattle, fishermen which are the working mainly for the fishing, and the lumberjack. And the forms of the rural settlement basically on the formation: linear, rectangular, circle, star, T shape, Y shape and double villages. These all about the rural settlement, and this is totally related to the rural settlement. Now next settlement we will discuss in this video, अर्बन सेटलमेंट। तो ये हमारा रूरल सेटलमेंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट की। नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट, we can often see in rural areas की what are the major problems in rural settlement। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखते हैं कि रूरल सेटलमेंट में सबसे ज़्यादा बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पर रोड जो है वो प्रॉपर नहीं होते, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल नहीं होते हैं, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर
poor infrastructure. Now second problem is basically अनहाइजेनिक होता है वहाँ पर, और वाटर जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, या फिर सीवेज जो लाइन है वो नहीं होती, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए बेसिकली वहाँ वाटर बोर्न डिजीज़ देखने को मिलती है, वाटर प्रॉब्लम रहती है, और वाटर प्रॉब्लम के साथ वाटर बोर्न डिजीज़ देखने को मिलती है. नाउ जो थर्ड जो मेजर प्रॉब्लम है डैट इज़ बेसिकली अगर वहाँ देखा जाए तो ड्रॉट हो जाता है, बारिश जहाँ पर बारिश नहीं होती तो ड्रॉट प्रॉन एरियाज़, तो वहाँ के जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो जहाँ पर रेनफॉल की स्कैरिसिटी होती है वहाँ पर ड्रॉट पड़ने से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे एक फार्मर है वो बेसिकली 2 क्रॉप्स इन अ ईयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पर अगर ड्रॉट हो गया तो वो 1 क्रॉप ही ऑब्टेन कर पाएगा वहाँ पर. नाउ फोर्थ इज सीवेज, एब्सेंट ऑफ टॉयलेट. हम बेसिकली अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो एब्सेंट ऑफ टॉयलेट्स होते हैं. नेक्स्ट जो बेसिकली प्रॉब्लम है सीवेज प्रॉब्लम, एब्सेंट ऑफ सीवेज होता है, जो गंदा पानी है उसको प्रॉपर ड्रेन नहीं मिल पाता तो वो सड़ता रहता है, बीमारियां होती रहती हैं. अनमेटल रोड्स देखने को मिलते हैं. अनमेटल रोड्स होते हैं. जो सेवंथ प्रॉब्लम है डैट इज़ कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं होता प्रॉपर. एट्थ जो बेसिकली प्रॉब्लम है डैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होती, हायर एजुकेशन नहीं होते इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के. साथ में हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती, वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल्स नहीं होते, तो हेल्थ फैसिलिटी की कमी होती है. तो दीज ऑल अबाउट द रूरल एरियाज़. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अर्बन एरियाज़. तो अर्बन एरिया की बात करते हैं अपन. अर्बन सेटलमेंट जो है सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था अर्बन सेटलमेंट? देखो बेटा, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लंदन के अंदर, और जो लोग हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बन यानी उसके सराउंडिंग पास रहना स्टार्ट कर दिया, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. तो इसी बेस पर सबसे पहले जो सिटी डेवलप हुई वर्ल्ड के अंदर, जो फर्स्ट अर्बन ग्रोथ यानी अर्बन सेटलमेंट, जो फर्स्ट सिटी डेवलप हुई थी डैट इज़ इन 1982 में हुई थी. 1 मिलियन क्रॉस किया था. फर्स्ट मिलियन जो मिलेनियन सिटी बनी थी that was लंदन. अब आता है क्लासिफिकेशन. आज अगर हम वर्ल्ड में बात करें, जो हम बात करें अगर वर्ल्ड के अंदर बात करते हैं, जो फर्स्ट सिटी डेवलप हुई थी डैट वाज द लंदन. एंड वर्ल्ड के अंदर टुडे मिलियंस ऑफ सिटी विच आर क्रॉस द 1 मिलियन पॉपुलेशन. सो क्लासिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन एरिया बेसिकली ऑन द 3 बेसिस, जो अर्बन एरियाज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम 3 बेसिस पर डिवाइड करते हैं. अर्बन एरिया साइज, पॉपुलेशन साइज,
function and administration. अब फंक्शन के अकॉर्डिंग इन डिफरेंट कंट्री इट इज़ द डिफरेंस बेस. जैसे अगर पॉपुलेशन साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर 5000 पर्सन एंड 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर फैक्ट, जैसे इंडिया के अंदर 75% ये दिस इज़ इंडिया. एंड अगर अदर कंट्री की बात करें तो जो पॉपुलेशन है कोलंबिया के अंदर वो वहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो 1500 पीपल का है. लीव वो एरिया अर्बन एरिया होगा. जापान में 30,000 है. अगर बात करते हैं इंडिया की तो 75% मेल वर्कर्स नॉन प्राइमरी वर्क में काम करने चाहिए. और अगर इटली की बात करें यहाँ पर तो इटली में ये 50% पॉपुलेशन जो है वो नॉन इकोनॉमिक यानी नॉन प्राइमरी वर्क करने. तो ये हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया है. एंड अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर इंडिया के अंदर जो अर्बन एरिया का सिंबल है म्यूनसिपैलिटी. अगर हम बात करते हैं दूसरे कंट्रीज़ की तो लैटिन अमेरिका में इसको कोई क्राइटेरिया बेस नहीं माना है. अमेरिका में कोई बेस नहीं है इस तरीके का कि एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपैलिटी या फिर दोनों में डिफरेंस हो कि क्राइटेरिया एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग हो. लास्ट वन है कि लोकेशन के बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि जैसे अगर सी पोर्ट है तो वहाँ ये मान के चलते हैं कि अर्बन एरिया होगा. अगर एयरपोर्ट है तो वहाँ मान के चलते हैं कि अर्बन एरिया होगा. अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ मान के चलते हैं कि वहाँ अर्बन एरिया होगा. तो दीज आर द 4 बेसिस विच कैन बी डिवाइडेड द अर्बन सेटलमेंट. अब इसके बाद में हम दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्बन सेटलमेंट और इसके आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई होप यू हैव एन्जॉय माई क्लास. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.